हाथरस केस के नाम पर यूपी में हिंसा फैलाने की साजिश में खुफिया एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाथरस के नाम पर पूरे देश में हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश थी। सिमी और पीएफआई से जुड़े लोग दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर समेत देश के कई शहरों में दंगा कराना चाहते थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हिंसा फैलाने के लिए वेबसाइट बनाकर आतंकी संगठनों से संपर्क किया जा रहा था ताकि फंडिंग के जरिए बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई जा सके। लेकिन किस तरीके की साजिश जिसे नाकाम किया गया है पूरी मुस्तैदी के साथ। लेकिन आपको बता दें कौन कौन से वो जगह थे जो टारगेट थे। दरअसल दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर समेत देश के कई ऐसे शहर थे जहां पर दंगा कराने की बड़ी साजिश थी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हिंसा फैलाने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई। रातों रात ये वेबसाइट बनाई गई और आतंकी संगठनों से संपर्क भी किया जा रहा था ताकि फंडिंग के जरिए बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई जा सके। लेकिन वक्त रहते ही इसकी जानकारी, इसका पर्दाफाश हो गया, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना घटने से रुक गई। लेकिन ये साजिश कितनी बड़ी थी जरा अंदाजा आप लगाइए कि कई ऐसे शहर जिनको चिन्हित किया गया था और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हाथरस के नाम पर पूरे देश में हिंसा फैलाने की जो साजिश थी इसमें सिमी और पीएफआई से जुड़े लोग थे जो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर समेत ये कई देश थे जिनके देश के कई शहरों में माफ कीजिए दंगा कराना चाहते थे। ऋषभ हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषभ, कितनी बड़ी ये साजिश थी? अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि फंडिंग की बात हो रही थी कि आतंकी फंडिंग कर दे और कई ऐसे शहर जिनको निशाना बनाने की फिराक में थे। अर्पिता, देखिए ये घटना पूरी जो है वो 14 तारीख की है। 14 तारीख के बाद से जब पीड़िता की डेथ हो जाती है 29 तारीख, उसके बाद से ये सारा तंत्र सक्रिय हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि इस मामले को और हाइप देना है, इसको बड़ा करना है। इसके लिए बाकायदा फंडिंग की जाती है, तमाम संगठनों को चुना जाता है, बड़े बड़े लोगों को चुना जाता है। इसके बाद एक वेबसाइट तैयार की जाती है। अब उस वेबसाइट के लिए किसने फंडिंग की और उस वेबसाइट के जरिए जो जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम का हैशटैग चल रहा था और जिसके लिए फंडिंग जुटाई जा रही थी, आखिरकार कितना फंड मिला और ये वेबसाइट शुरू करने के लिए किसने फंडिंग की, इन सारी चीज़ों की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। और अब इस जांच के तार ईडी तक पहुंच गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी लगातार इस चीज की अब जांच करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इसमें जो पैसे का लेन देन हुआ है वो कहां से हुआ है, कैसे हुआ है और उन खातों को अब खंगाला जाएगा जहां पर ये रकम गई है। क्योंकि अब एक चीज़ बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन है जहां पे पीएफआई है, सीएफआई है, उनके थ्रू भी ये इस पूरे मामले को और हाइप देने की और तूल देने की कोशिश की गई थी। पूरे उत्तर प्रदेश को जाति तनाव में झोंकने की कोशिश की गई थी। अलग अलग 19 एफआईआर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में की गई हैं। हाथरस में ही सिर्फ 5 एफआईआर हुई हैं। हाथरस की जो सबसे अहम एफआईआर है चंदपा थाने में, जिसमें राष्ट्रद्रोह जैसी धारा भी है, उसमें भी इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया है कि किस तरह से सोशल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को कई संगठनों का इस्तेमाल किया गया है और वहां पर जाति तनाव फैलाने की कोशिश की गई है। पीड़िता के परिवार को ये लालच दिया गया है कि उनको सरकार की ओर से जो 25 लाख मिल रहा है उसको 25 नहीं, उसको 50 लाख दिए जाएंगे और वो हमारे मन मुताबिक बयान दे ताकि ये तनाव बना रहे। ये सारी चीज़ें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गई हैं। अब फंडिंग के एंगल से भी इसकी जांच हो रही है और ऐसे संगठनों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो पहले में भी इस तरह के तमाम मामलों में सामने आए हैं, जिन्होंने कोशिश की है सामाजिक समरसता और सद्भाव बिगाड़ने की। एक बड़ी साजिश है जस्टिस के नाम पर। ऋषभ, कई सवाल देखिए खड़े होते हैं। इस वक्त हमारे साथ आरिफ भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरिफ, देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि कुछ ऑडियो टेप भी देखिए सामने आए थे। क्या उन ऑडियो टेप की जांच भी होगी और जो उसमें बातें हो रही हैं उनकी भी जांच होगी? क्योंकि उसी में ये कहा गया है कि जो मुआवजा मिल रहा है उसमें तैयार मत होना, 50 लाख मिलेंगे। देखिए, जांच एजेंसियां हैं, तमाम तरह की एजेंसी जांच कर रही है, चाहे वो ऑडियो टेप की बात हो, चाहे तमाम वीडियो की तलाश की जा रही है कि आखिर वो लोग कौन है जो पूरे परिवार को भड़काना चाह रहे थे, पूरा समाज को भड़काना चाह रहे थे। देखिए, एक एक चीज़ की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया के तमाम जो लिंक हैं उनको खंगाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं। देखिए, तमाम जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको लेकर जोड़ा जा रहा है। 19 एफआईआर पूरे प्रदेश में दर्ज हुई है। तो तमाम
एजेंसियां हैं जांच कर रही हैं, ईडी अपनी जांच कर रही है और एक एक चीज को लेकर अभी देखिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझको लगता है शाम तक बहुत बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलेगी और बड़ी बातें सामने निकल के आएंगी। जिस तरह से समाज में विद्वेष फैलाने की भावना को लेकर जो फैलाया जा रहा था, वेबसाइट बनाई गई, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, तो अभी शाम तक थोड़ा सा इंतजार करने के बाद बहुत बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। क्योंकि तमाम अधिकारियों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा धीरज रखिए और बहुत जल्दी इसमें बड़ा खुलासा होने जा रहा है। जी ठीक है, ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करें उससे पहले जरा एहतशाम का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। एहतशाम, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अभी अभी ये जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल किया है। हालांकि आमतौर पे होता यह है कि जब कोर्ट नोटिस जारी करके राज्य सरकार से कुछ पूछता है तभी हलफनामा दाखिल होता है और अपनी बात सरकार कहती है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि आज सुनवाई होनी है, उससे पहले राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके अपना स्टैंड क्लियर किया गया है। और उसमें राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए और वो सीबीआई जाँच के हक में है। ये मांग याचिका में भी की गई है और इसका समर्थन यूपी सरकार कर रही है। लेकिन साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ लोग पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले को लेकर और कुछ साजिशें रची जा रही हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, लिहाजा इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार तैयार है और अपनी बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। लेकिन अब एक मुख्य बात जो सामने आएगी बहस के दौरान वो ये होगी कि क्या इसकी मॉनिटरिंग, इसकी जांच कोई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या फिर इसमें किसी रिटायर्ड जज को इस पूरी जांच का जिम्मा दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर आगे बहस होगी। अब से थोड़ी देर के बाद इस मामले में बहस शुरू होनी है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। जी तो एहतशाम, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि एक हलफनामा भी दरअसल यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है, क्या कहा गया है इस हलफनामे में? देखिए इसमें यही कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी ये चाहती है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। जी इस हलफनामे में यही कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। तो जो याचिका में मुख्य मांग है सीबीआई जांच की, उसके लिए राज्य सरकार तैयार है। लेकिन अब आगे जो बहस होगी वो इसी बात पर होगी कि क्या इस पूरी जाँच की निगरानी कोई रिटायर्ड जज करेंगे या नहीं। इसको लेकर आगे देखना होगा कि राज्य सरकार की क्या भूमिका या उनका क्या रुख रहता है और इसीलिए हम सब इंतजार कर रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, यानी जैसा एहतशाम बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में उसमें सुनवाई होगी। एहतशाम पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच ऋषभ भी हमारे साथ हैं। ऋषभ, देखिए सरकार ने यहाँ हलफनामा दायर कर दिया और ये कहा कि भाई सीबीआई की जांच की मांग तो वो भी कर रहे हैं, उन्होंने भी सिफारिश दे दी है। देखिए सरकार की ओर से पहले भी साफ कर दिया गया है कि तमाम कार्रवाई की गई है। यहाँ पर एक एसआईटी गठित कर दी गई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की बात कही गई थी, चारों आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए। इसके बाद भी जब मांग नहीं रुकी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में अब तक जो कदम उठाए हैं उन सब की जानकारी इस हलफनामे में दे दी है। तो प्रदेश सरकार ने अपना रुख सुप्रीम कोर्ट में भी अब साफ कर दिया है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पीड़िता और उसके परिवार को पूरा इंसाफ मिले, उसकी कोशिश की जा रही है। अभी एक अहम जानकारी न्यूज़ 18 और ब्रेक कर रहा है कि जो 4 आरोपी कल मथुरा से गिरफ्तार किए गए थे उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप को खंगाला जा रहा है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अपने मोबाइल से और लैपटॉप से तमाम अहम जानकारियां डिलीट कर दी गई थी। उस डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है जैसे ही वो डेटा रिकवर हो जाता है तो कुछ अहम जानकारियां जांच एजेंसियों के पास और होंगी और इस बात का खुलासा हो जाएगा कि हाथरस में किस तरह से एक प्लान्ड वे में एक साजिश रची गई और पूरे प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंकने की तैयारी हो रही थी। बिल्कुल, आप सब रहिए हमारे साथ। देखिए हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस के बहाने यूपी में हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जैसी जानकारी ऋषभ भी दे रहे थे,
चारों आरोपियों में 2 के पीएफआई और उसके करीबी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध बताए जा रहे हैं और चारों आरोपियों की गिरफ्तारी मथुरा से हुई जब ये दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन और लैपटॉप के अलावा भड़काऊ साहित्य भी बरामद किया और यह भी बताया जा रहा है कि चारों आरोपियों के आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े होने के भी सुराग मिले। गिरफ्तार आरोपियों में अतीक उर रहमान यूपी के मुजफ्फरनगर, आलम रामपुर का, जबकि मसूद बहराइच का रहने वाला है। वहीं चौथा आरोपी सिद्दीकी केरल के मल्लपुरम का रहने वाला है। तो फिलहाल इन चारों को गिरफ्तार किया गया है ऋषभ, और इनसे हो रही है पूछताछ। जी बिल्कुल, देखिए पूछताछ इनसे कल देर शाम से ही हो रही है और इनके पास से जो इनके मोबाइल फोन रिकवर किए गए थे, इनके पास से जो लैपटॉप मिले थे, उसकी जानकारी ली जा रही है। उसकी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। जांच एजेंसियों को ऐसे भी सुराग मिल रहे हैं कि उससे कुछ डेटा डिलीट भी किया गया है। तो उस डेटा को कैसे रिट्रीव किया जाएगा, कैसे रिकवर किया जाएगा, इसकी तैयारी में जाँच एजेंसियाँ लग गई हैं। और ये मान के चलिए जैसे ही उनके मोबाइल और लैपटॉप से सारा डेटा रिट्रीव कर लिया जाता है, रिकवर कर लिया जाता है, तो कुछ अहम खुलासे, कुछ अहम जानकारियाँ भी न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के लिए देखा। अरे ये जो वेबसाइट का जिक्र हो रहा है, ये क्या एक ही वेबसाइट है जिससे ये लोग जुड़े थे, या अलग अलग ऐसी वेबसाइट डेवलप की गई जिनसे बहुत सारे लोग जुड़े हो सकते हैं, जिनकी साजिश कुछ ऐसी ही रही हो? आरिफ, तो शायद आरिफ तक आवाज नहीं पहुंच रही। यही सवाल देखिए ऋषभ मेरा आपसे, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए उस वेबसाइट को लेकर जांच की ही जा रही है। उस वेबसाइट से जुड़े हुए भी कुछ ऐसे कंटेंट मिले हैं जो तमाम और वेबसाइट पे भी शेयर किए गए। तो वो कंटेंट चूंकि सेम है इसलिए माना जा रहा है। कुछ ऐसी और भी वेबसाइट हैं जो उस वेबसाइट के अलावा इस तरह का हेट्रेड मटेरियल, जो इस तरह का घृणा संबंधी प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस वेबसाइट के अलावा भी तमाम ऐसी वेबसाइट थे, ऐसे पोर्टल्स थे जिनको रातों रात तैयार किया गया और हाथरस को लेकर जाति तनाव फैलाने की कोशिश की गई। जांच एजेंसियों ने एक बड़ी जांच शुरू कर दी है। जांच के सिरे कहां तक जाएंगे ये तो वक्त आने पर साफ होगा, लेकिन ईडी ने जांच शुरू कर दी है। जो उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही साथ ये जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनके मोबाइल और इनके लैपटॉप के डेटा को रिकवर किया जा रहा है, रिट्रीव किया जा रहा है। और जैसे ही वो सामने आते हैं तब कुछ अहम खुलासे और जानकारियां और होंगी। अर्पिता, आरिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाथरस में, इस वक्त वो मौजूद हैं। आरिफ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा बताइए हाथरस में आज किस तरीके की हलचल देख रहे हैं आप? आरिफ, आरिफ आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, अपना सवाल दोहराइए प्लीज। जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ हाथरस में आप मौजूद हैं, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं। 2 दिन हमने देखा कितना उथल पुथल की स्थिति वहां पर रही, आज स्थिति क्या है जरा बताएं। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में जब लड़की की मौत हुई उसके बाद सियासी दलों को इस बात की जानकारी हुई, उसके बाद तमाम सियासी दल हाथरस पहुंचना शुरू हो गए। लगातार लाठीचार्ज हुआ, लगातार बवाल हुआ, तमाम तरह की बातें सामने आई। लेकिन अब आकर आज थोड़ी सी शांति है। देखिए हालात क्या है, थोड़ा सा हम आपको पीछे दिखा दें। देखिए ये गांव का एंट्री पॉइंट है जहां पर तमाम भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज सुबह से कोई यहाँ शख्स नहीं आया, ना कोई डेलीगेशन आया, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई यहाँ नेता दिखाई दिया है। तो आज थोड़ा जो गहमा गेम चली आ रही थी, आज थोड़ी शांति है। और फिलहाल देखिए मीडिया का जमावड़ा है, बाकी के अलावा कोई भी संगठन यहाँ नहीं पहुँचा है। तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत यहाँ भीड़ कम रहेगी और शायद प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए राहत की ये खबर है। जी, तो जिस तरीके से आरिफ जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल आज वहां अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं पहुंचा है। और इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, हाथरस मामले में बनी वेबसाइट की जांच अब ईडी करेगा। आरोप है कि वेबसाइट यूपी में दंगा कराने के लिए बनाई गई थी, जिसमें पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर पैसे की उगाही की गई। वेबसाइट के जरिए जमा करवाया गया पैसा किन बैंक खातों में गया, इसकी ईडी जांच करेगा। प्लेटफॉर्म कार्ड.com पर यह वेबसाइट दरअसल बनाई गई थी और दावा यह किया गया कि साजिश के तार पीएफआई से जुड़े हैं और वेबसाइट पर आपत्तिजनक कंटेंट भी मिला और जिसके आधार पर दावा किया गया कि यूपी में हाथरस मामले के बहाने माहौल को खराब करने की साजिश की गई थी। ये सारे सबूत भी अब जांच एजेंसियों के पास हैं और कई देखिए 4 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं मथुरा से, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। उनके मोबाइल फोन, उनके लैपटॉप फिलहाल जब्त हैं। कई डेटा उसमें ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया गया था, उनको रिट्रीव करने की कोशिश हो रही है और उसको रिट्रीव
रिसीव करने के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं कि आखिरकार इनके लिंक, इनके जुड़ाव कहां तक था, किन किन से इन्होंने बात की थी और कौन कौन इन्हें फंड कर रहा था। ये दरअसल तमाम सवाल हैं जो अभी जांच एजेंसियों के पास हैं और इन्हीं के जवाब खंगालने के लिए लगातार जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। तो हाथरस कांड की आड़ में हिंसा फैलाने की साजिश से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर। हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश की जांच में एजेंसियों की रडार पर कुछ और वेबसाइट है। जांच एजेंसियों को कुछ और वेबसाइट का पता चला जो हिंसा फैलाने की साजिश के लिए बनाई गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि कुछ और वेबसाइट के बारे में जानकारी हाथ लगी है जिनसे हिंसा करने के लिए भड़काने की साजिश के तार मिले। और इससे पहले भी एक वेबसाइट का पर्दाफाश हुआ जिसे यूपी में जातीय दंगों को कराकर दुनिया भर में मोदी और योगी सरकार की छवि खराब करने के लिए बनाया गया। वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया। अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर यूपी में जातीय दंगे भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। हाथरस की घटना से जुड़ी तमाम भ्रामक, भड़काऊ और आपत्तिजनक चीजें वेबसाइट से मिली हैं। हाथरस केस की सबसे बड़ी खबर। हाथरस केस में सबसे चौंकाने वाला पर्दाफाश। सरकार के खिलाफ गहरी साजिश का अंदेशा। हाथरस के बहाने दंगा फैलाने की साजिश। हाथरस कांड पर न्यूज 18 की गहरी पड़ताल। कानून व्यवस्था को तहस नहस करने का षड्यंत्र। हाथरस कांड को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासत अपनी चरम पर है। हर सियासी दल इस कांड के जरिए अपनी जमीन तलाशता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम को एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी, जिसकी वजह से हाथरस कांड की आड़ में गहरी साजिश का अंदेशा होने लगा है। इस वेबसाइट के जरिए जो कुछ भी सामने आया उसने एक ही झटके में कई पर्दाफाश कर दिए। हाथरस कांड में बड़ा पर्दाफाश। यूपी में दंगे कराने की साजिश का भंडाफोड़। सरकार के खिलाफ साजिश का हिस्सा है दंगे की वेबसाइट। इस्लामिक देशों से फंडिंग का अंदेशा। जांच एजेंसियों के हाथ लगे चौंकाने वाले सुराग। शुरुआती जांच में जांच एजेंसियों के हाथ जो कुछ भी आया है उससे ये साफ लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। वेबसाइट की पड़ताल लगातार जारी है और अब तक जांच एजेंसियों के हाथ में कुछ सनसनीखेज दस्तावेज और एडिटेड वीडियोस लगे हैं, जिससे ये साफ मालूम पड़ता है कि इनकी मंशा लोगों को भड़काना है। फिलहाल जांच जारी है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश है और इसके तार दूर तक जा सकते हैं। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से तैयार हुई इस वेबसाइट के बारे में जांच एजेंसियों का मानना है कि ये रातों रात तैयार की गई है, जिसका मकसद बेहद खतरनाक भी हो सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वेबसाइट के जरिए यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ गहरी साजिश रची गई हो। सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो वेबसाइट आई है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी वेबसाइटें बदनाम करने की कोशिशों में आमतौर पर फ्लोट की जाती हैं और वो निश्चित रूप से बदनाम करने की कोशिश होती है। दरअसल इस वेबसाइट पर शक होने की कई वजह हैं। मसलन वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया। विरोध प्रदर्शन को कैसे उपद्रव में तब्दील किया जाता है। दंगों की सूरत में मौके से सुरक्षित निकलने का तरीका, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर वेबसाइट में खासा तौर पर तवज्जो दी गई है और इसी से वेबसाइट के मकसद पर शक पैदा होता है। न्यूज 18 इंडिया को जो वेबसाइट के बारे में पता चला है कि जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे सुराग भी मिले हैं जिसमें पता चलता है कि वेबसाइट का मकसद सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाना भी था। अभी तक की जांच में जो बात सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। जांच एजेंसियों को अंदाजा हुआ है कि 2 महीने पहले अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर ही हाथरस की घटना को लेकर देश भर में दंगे कराने की गहरी साजिश थी, जो कि दंगे भड़काने की सूरत में सीधे तौर पर सरकार और उसका बंदोबस्त ही निशाने पर रहता है।
वेबसाइट में यहाँ तक बताया गया कि मास्क को पुलिस से बचने के लिए कारगर हथियार बनाया जा सकता है और इसकी आड़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे निशाना बनाया जा सकता है। अब तक की जांच में जांच एजेंसियों के हाथ जो भी सुराग लगे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वेबसाइट के जरिए लोगों में फूट और अफवाह फैलाने की साजिश रची जा रही थी और इसके लिए बाकायदे फंडिंग भी की गई थी। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पता लगाएं कि ये फंडिंग कहां से हुई, कब हुई, कैसे हुई। लेकिन अब तक की जांच से ये साफ हो गया है कि वेबसाइट के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी और मुस्लिम संगठनों का हाथ है। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। डीएम के धमकाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पीड़ित परिवार ने डीएम पर आरोप बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। परिवार का तो ये भी आरोप है कि फोन भी इसलिए जब्त किए गए ताकि इस तरह के वीडियो कोई दोबारा ना बना सके। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये भी सामने आया कि डीएम के इस बयान को वेबसाइट में खास तौर पर अहमियत दी गई है। इतना ही नहीं, अनुमान ये भी लगाया गया कि दिल्ली में हुए दंगों में शामिल उपद्रवियों का इस वेबसाइट को तैयार करने में हाथ हो सकता है। लेकिन ये किसके इशारे पर हुआ, इसके सबूत और सुराग तलाशने के लिए कोशिश में जांच एजेंसियां लगी हैं। अभी तक इस वेबसाइट से जुड़ी जो भी जानकारी सामने आई है वो वाकई सनसनीखेज है, क्योंकि इस वेबसाइट में मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने, फोटोशॉप की नई तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाने के अलावा अफवाहों के लिए कुछ एडिटेड विजुअल का भी सहारा लेने की तैयारी थी। फिलहाल तो जांच एजेंसियां इस वेबसाइट का पूरा सच निकालने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि हाथरस जैसी घटना की आड़ में ऐसी साजिशों का ताना बाना बड़ी ही आसानी से बुन लिया जाता है, जिससे बात बनने के बजाय और बिगड़ जाए। ऋषभ, एक बड़ी साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ है। 4 लोग मथुरा से गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से कई भड़काऊ साहित्य भी बरामद हुए हैं। इनके मोबाइल और लैपटॉप भी फिलहाल जब्त हुए हैं। अभी जिस तरीके से जांच चल रही है, इनसे पूछताछ हो रही है या इनके मोबाइल और लैपटॉप से कोई और खास सबूत आपके पास जानकारी मिली है, हासिल हुई है? देखिए, कल शाम से जब ये मामला सामने आया था, प्रशासन को सख्त निर्देश थे कि नई दिल्ली से या कहीं से भी कोई हाथरस की ओर जा रहा है उसको रोका जाएगा। तो जो संदिग्ध पाई गई स्विफ्ट डिजायर कार, जिसको पुलिस ने रोका, 4 युवक थे। जब उनसे पूछताछ की गई, लगातार अपना बयान बदल रहे थे। जब उनकी क्रेडिबिलिटी चेक की गई, उनकी आइडेंटिटी चेक की गई, तो तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसके बाद इन चारों को हिरासत में लिया गया और इनके पास इनकी कार से जो साहित्य मिला वो हाथरस को लेकर का था और वो भड़काऊ था। इसके बाद इनको जब ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया गया, इनके मोबाइल लैपटॉप पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। उनकी जब जाँच की गई तो पुलिस को ऐसा भी पता चला है कि कई जानकारियां उससे डिलीट की गई हैं। अब उन मोबाइल और जो लैपटॉप है उसकी साइंटिफिक फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि उसमें जो भी डेटा था डिलीट किया गया है उसको रिट्रीव किया जाए, तब शायद अहम खुलासे हो पाएंगे। हालांकि अभी भी जांच एजेंसियां खुलकर इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि उस डेटा को रिकवर किया जा रहा है, रिट्रीव किया जा रहा है। जैसे ही कुछ डेटा उनके हाथ लगता है तो ये मान के चलिए कुछ अहम खुलासे और कुछ अहम गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अर्पिता, ठीक है, आरिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हाथरस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, वहां पर क्या स्थिति दिख रही है? जहां पंचायत भी हुई थी, 200 लोगों पर देखिए एफआईआर भी हुई है, लोगों का क्या कहना है? क्या उन्हें भी ऐसे मैसेजेस दिए गए, उन्हें ऐसे भड़काने की कोशिश की गई? अगर वहां के लोगों से आपकी बात हुई हो तो? देखिए अर्पिता, जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उससे मेरी सुबह बात हुई। उनका कहना यह है कि हमारे पास पिछले 5-6 दिन में सैकड़ों लोग आए हैं, न जाने कितने लोग मिले हैं और तमाम तरह की उन्होंने बात की है। वो शायद अभी इस बात को ठीक से बताने की स्थिति में नहीं है कि किसी ने भड़काने की उनको कोशिश की थी या नहीं की थी, क्योंकि इतने लोग मिले हैं, तमाम एजेंसियों से उनकी बात हुई है। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा और शाम तक इसको बता दिया जाएगा आखिर कौन कौन लोग थे, क्या वाकई में पूरे परिवार को भड़काने के लिए आए थे। देखिए, 4 लोगों की गिरफ्तारी जो हाथरस जो मथुरा में हुई है, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हाथरस में उनको कहाँ आना था, कितने लोगों से उनको मिलना था और उनको रुकना कहाँ था, और उनका पूरा मैनेजमेंट करने वाले कौन थे। ये जो बड़ा सवाल है पुलिस के सामने है, जो जांच एजेंसी के सामने है कि आखिर हाथरस में कौन लोग इनके टच में है। क्या किसी होटल में रुकने का इनका ठिकाना था, किसी घर में रुकने का ठिकाना था, या फिर कोई और उनका इंतजाम किया गया था। तो ये तमाम जो जांच है व्यापक होने जा रही है और
बहुत बड़ी इसमें गिरफ्तारी होने की उम्मीद ठीक है, जताई जा आरिफ रही है। रैया, आप हमारे साथ हैं कि हाथरस केस में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। यूपी सरकार के हलफनामे में कहा गया कि कुछ लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाथरस कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही और इसी के साथ साथ सिफारिश भी राज्य सरकार ने इसकी कर दी है। एहतशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतशाम, सुनवाई शुरू हो गई क्या? देखिए, अभी सुनवाई शुरू होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन जो हलफनामा है वो उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है यूपी सरकार की तरफ से, उसमें वो सारे फोटोग्राफ्स दिए गए हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ कुछ आरोपियों की तस्वीर को मैनिपुलेट करके, उनको एडिट करके किस तरह से बांटा गया सोशल मीडिया के ज़रिए, ताकि लोगों में इस तरह की भावना उत्पन्न हो कि सरकार के खिलाफ भावना उत्पन्न हो, इसकी कोशिश की गई। साथ ही साथ कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनका स्क्रीनशॉट हलफनामे में दाखिल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश की गई है कि इस पूरे मामले में किसी न किसी तरह का षड्यंत्र चल रहा था कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो और सरकार को बदनाम किया जाए। तो वो सारी जानकारी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी वकालत की है कि जो याचिका में मांग की गई है सीबीआई जांच के लिए, तो उसके लिए वो तैयार हैं और यूपी सरकार भी चाहती है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। तो अपनी तरफ से एक सफाई कह सकते हैं या अपनी जो बात थी वो पूरी तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं यूपी सरकार की तरफ से, जिसमें ये बताया जा रहा है और कुछ एविडेंस भी दिए गए हैं, प्रूफ दिए गए हैं स्क्रीनशॉट की शक्ल में। जो वेबसाइट्स में जिस तरह की तस्वीरें वायरल हुई हैं उनके ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि इस पूरे मामले में कोई ना कोई साजिश ज़रूर रची जा रही है। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई शुरू होगी तो कोर्ट क्या करता है, क्योंकि यहाँ दो मांगे रखी गई हैं। सिर्फ सीबीआई जांच की मांग नहीं है, बल्कि साथ ही साथ इस बात की भी मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो किसी रिटायर्ड जज के अधीन हो। तो अब देखना है कि जो दूसरी मांग है उस पर सवाल भी था मेरा कि देखिए, सीबीआई जांच की बात तो यहाँ पर जो हलफनामा दिया गया उसमें कह भी दिया सरकार की तरफ से कि उन्होंने खुद ही सिफारिश कर दी है, एसआईटी गठित कर दी है, जो कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को वो उठाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मांग इस याचिका में की गई वो ये भी कि एक रिटायर्ड जज हो जिनकी निगरानी में हो सब जांच, उस पर देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीज़ें रखी जाएंगी, जो तथ्य यूपी सरकार है वो रखेगी और साथ ही साथ जो याचिका करता है वो भी अपनी बात रखेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निष्कर्ष निकालेगा और कोई एक आदेश जारी हो सकता है। जी ठीक है, एहतशाम रहिए आप हमारे साथ। देखिए, हाथरस में जारी विवाद के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक विरोधियों पर विवाद को बढ़ावा देने और आरोप लगाया कि यूपी में जात पात के भेदभाव को आरोपों को सिरे से उन्होंने खारिज किया। कार्यकर्ताओं से वर्चुअल बातचीत के बीच सीएम योगी ने विरोधी राजनीतिक दलों पर दंगा कराने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। हाथरस मामले पर सीएम योगी का हमला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जारी विवाद पर सीएम योगी ने आज खुलकर विरोधी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं से हुई वर्चुअल मीट के दौरान उन्होंने हाथरस में एक हफ्ते से दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। हाथरस में विदेशी फंडिंग से दंगे की साजिश। सीएम योगी ने हाथरस में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए दंगे के पीछे विदेशी फंडिंग होने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से। सीएम योगी की साजिश रचने वालों को चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगा भड़काने की साजिश रचने वालों से सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है, लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हाथरस में जाति के नाम पर हिंसा की साजिश का आरोप।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की योजनाओं का जिक्र करते हुए विरोधियों पर फिर तंज कसे। हाथरस के माहौल को विरोधियों की बौखलाहट करार दिया। 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य ये जो हुए हैं, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। यूपी में माहौल खराब करने वालों को चेतावनी। सीएम योगी ने विकास की बात करते हुए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों को सुधर जाने की नसीहत दे दी। विकास हर द्वार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट और भ्रष्टाचार फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। हाथरस में पिछले कई दिनों से जारी हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिस पर राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटी हैं। ऐसे में दंगे की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद प्रदेश की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए। यानी ऋषभ, मुख्यमंत्री की तरफ से देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई होगी, और विपक्ष पर भी सीधे सीधे निशाना साधा कि जहां पर माहौल खराब हो रहा था, बिगड़ रहा था, बजाय उसके कि आप सरकार का साथ देते, आप वहां पहुंचकर माहौल और खराब करवा रहे हैं। अर्पिता, देखिए 3.5 साल की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो चुकी है, और योगी सरकार जब बनी थी उस वक्त भी कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा थी। इसी मुद्दे के ऊपर उनकी सरकार बनी थी। सरकार बनने के बाद एक बार कासगंज में एक छोटा सा तिरंगा यात्रा के दौरान एक कम्युनल इंसिडेंस होता है। उसके बाद सीए एनआरसी के दौरान दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में हिंसा की जाती है। तब ये बात साफ हो जा रही थी कि पीएफआई और तमाम ऐसे संगठन थे जो सीए एनआरसी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे, और एक सोची समझी साजिश के तहत उत्तर प्रदेश के जिलों को तब सांप्रदायिक दंगों में झोंकने की साजिश की गई थी। अब अगर आप हाथरस इंसिडेंट्स की बात करते हैं तो घूम फिर के फिर वही बात सामने आ जाती है कि उत्तर प्रदेश में सियासत की बुलंदियों पर पहुंचने का जो शॉर्टकट है वो जाति और धर्म है। इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल फिर किया गया है, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, कुछ संगठन भी शामिल हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश की कि हाथरस के बहाने यहाँ पर एक जातीय तनाव फैलाया जाए। चूंकि 7 सीटों पर उपचुनाव है, बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, उनका प्रचार शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है हाथरस के इस इंसिडेंट्स को अब नेशनल लेवल पर फैलाने की पूरी कोशिश की गई, साजिश की गई। वेबसाइट से तमाम बातों का खुलासा हो चुका है कि किस तरह से नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, सूरत तक में ये साजिश रची गई थी कि वहां पर भी इस जातीय हिंसा की आग को फैलाया जाए। रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने खुद अपने भाषणों में कल जो वर्चुअल उन्होंने संवाद किया उसमें भी उन्होंने साफ कर दिया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस मौके का राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही थी और उत्तर प्रदेश को एक जातीय संघर्ष में झोंकने की साजिश की जा रही थी। इसके माध्यम से उन्होंने संदेश भी दे दिया है कि कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 4 आरोपी पीएफआई सीएफआई से जुड़े गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो 19 अलग अलग मुकदमे यूपी के अलग अलग जिलों में दर्ज किए गए उनमें 5 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे पूछताछ चल रही है, मामले की विवेचना चल रही है। ये मान के चलिए एक सख्त संदेश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से दिया जाएगा कि जिसने भी ये माहौल बिगाड़ने की साजिश की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरिफ का जल्दी से उत्तर देते हैं क्योंकि वो हाथरस में इस वक्त मौजूद हैं। आरिफ, परिवार वालों से अगर आपकी बात हुई हो वो क्या कह रहे हैं? आरिफ, अगर आवाज पहुंच रही हो आप तक। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, और लेकिन जल्दी से एहतशाम का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ हैं क्योंकि एक याचिका है उस पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड से ही जुड़ी हुई। ठीक है, शायद इस वक्त आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। अगर आरिफ आवाज पहुंच रही हो तो जरा बताइए आज क्या माहौल है वहां पर, परिवार वालों से आपकी बात हुई? देखिए, परिवार वालों से बात हुई, परिवार वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछले 10 दिन में 8 दिन में तमाम लोग उनसे मिले हैं। कोई अकेले में ले जाकर बात कर रहा है, कोने में ले जाकर बात कर रहा है, लेकिन अभी वो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज है कि कोई ऐसा शख्स उनके पास आया हो कि उसे भड़काने की कोशिश की हो। देखिए, अभी आज बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है, परिवार के लोग थोड़ा मानसिक रूप से आज थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, तब जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी कोई ऐसा शख्स उनके पास आया था कि क्या उनसे भड़काने की कोशिश की गई थी, क्या तमाम तरह की बात की गई थी, या कोई लालच दिया गया था। इस तरह की बातों को लेकर आज उनको सोचने का समय मिलेगा। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आज थोड़ा रिलैक्स है हाथरस में,
भीड़ कम है, तमाम नेताओं का जमावड़ा बहुत कम है, तमाम संगठनों का जो भीड़ आ रही थी वो बहुत कम है। तो आज थोड़ी देर के बाद परिवार सोचेगा, समझेगा ऐसा कौन शख्स आया था जो उनको भड़काने की कोशिश की थी, क्या वाकई आया था या नहीं आया था। इस तरह के तमाम सवाल है, उसका जवाब परिवार देगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जी ठीक है, आप सही हमारे साथ। देखिए, हाथरस मामले की निष्पक्ष जांच की एक याचिका भी आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। एहतशाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशाम, क्या अपडेट? देखिए, अभी हमें ये जानकारी मिल रही कि 12 बजे के बाद कभी भी इस मामले पे सुनवाई हो सकती है और सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जो याचिका में मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच हो, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि पूरे राज्य में कुछ लोग षड्यंत्र करके माहौल ख़राब करना चाह रहे थे, जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए सीबीआई जांच सबसे बेहतर होगी और इसके लिए राज्य सरकार तैयार है। लेकिन एक और जो मांग याचिका में है उस पर आगे बहस हो सकती है कि क्या इस मामले की निगरानी कोई रिटायर्ड जज करेंगे या नहीं। इसके ऊपर आगे बात होगी। तो अब से थोड़ी देर में जब इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसमें सारी चीज़ें साफ होंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से टैकल करना चाहता है, जिससे हर पक्ष, यानी जो बड़ी खबर ये है कि अब से थोड़ी देर में देखिए सुनवाई शुरू होनी है और यहाँ पर हलफनामा भी सरकार की तरफ से दे दिया गया है। बड़ी खबर इसी बीच हाथरस केस से जुड़ी हुई आ रही है। हाथरस कांड पर मचे घमासान के बीच आरोपियों के बचाव में पंचायत करने के आरोप में 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना इजाजत हुए पंचायत को लेकर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर पहलवान के घर पर यह पंचायत हुई थी, जिसमें हाथरस कांड के आरोपियों को निर्दोष बताने की कोशिश की गई थी। फिलहाल 200 लोगों पर न्यूज़ 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।